हेलो एवरीबॉडी। आज एक्विजिशन ऑफ बिजनेस का यह दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में व्यापार क्रय के पहले लेक्चर में अपन ने सीखा था कि व्यापार क्रय का अर्थ क्या होता है और परचेज कंसिडरेशन किसे कहते हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाता है परचेज कंसिडरेशन, और यह भी सीखा था कि क्रेता कंपनी व्यापार क्रय के संबंध में किस प्रकार से लेखांकन करती है। आज अपन एक्विजिशन ऑफ बिजनेस के इस चैप्टर में एक्विजिशन का अर्थ पहले ही सीख चुके हैं, परचेज कंसिडरेशन पहले ही सीख चुके हैं, अकाउंटिंग ये भी पहले ही सीख चुके हैं। ये सारे कार्य के बाद आज अपन बात करने वाले हैं कि व्यापार क्रय के समय कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें क्रेता कंपनी के द्वारा विक्रेता के देनदारों को क्रय नहीं किया जाता, परंतु विक्रेता की तरफ से देनदारों से वसूली का कार्य किया जाता है। इसी प्रकार से क्रेता कंपनी के द्वारा विक्रेता के लेनदारों को नहीं लिया जाता, परंतु लेनदारों का भुगतान करने का कार्य एजेंट के रूप में किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कंपनी यानी क्रेता कंपनी जो एजेंट के रूप में काम कर रही है, वो अपनी पुस्तकों में किस प्रकार से लेखांकन करती है, ये सारी चीज़ें आज सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक्विजिशन ऑफ बिजनेस का यह दूसरा लेक्चर। इस दूसरे लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं कि कंपनी द्वारा देनदार लेनदार न लेना, परंतु एजेंट के रूप में वसूली और भुगतान का कार्य करना। क्रेता कंपनी द्वारा व्यवसाय विक्रेताओं के एजेंट के रूप में कार्य किया जाता है। ऐसी स्थिति में जो व्यापार खरीदने वाली कंपनी है, वो व्यापार बेचने वाले जो विक्रेता हैं उनके एजेंट के रूप में काम करती हैं, और उस कार्य के लिए जिसके लिए कंपनी को कमीशन प्राप्त होता है। कमीशन सामान्यतया वसूली गई राशि या भुगतान की गई राशि का एक निश्चित प्रतिशत होता है। लेकिन खास बात जो याद रखने की है वो ये है कि वसूली या भुगतान की प्रक्रिया में कोई भी हानि व्यापार विक्रेताओं की ही होती है। क्या मतलब हुआ इस बात का कि वसूली के संबंध में जैसे विक्रेता के देनदार थे, मान लीजिए 50,000 रुपये, और 50,000 रुपये में से 40,000 रुपये वसूल हुए, 10,000 रुपये डूब गए, तो ये 10,000 रुपये डूबने के कारण से जो बैड डेब्ट्स की हानि है वो कंपनी की नहीं होगी, क्रेता कंपनी की नहीं होगी, बल्कि ये 10,000 रुपये बैड डेब्ट्स की हानि जो है वो व्यापार बेचने वाले व्यापार के विक्रेताओं की ही होती है। इसी प्रकार से यदि अधिक वसूली हो जाए, लाभ हो जाए, तो लाभ भी व्यापार विक्रेताओं का ही होता है। दूसरी बात, जैसे अपन ने यहाँ लिखा है कि देनदारों की राशि डूबने अथवा लेनदारों को अधिक भुगतान होने पर कंपनी यानी क्रेता कंपनी द्वारा कोई भी हानि वहन नहीं की जाती है। ये बात हमेशा याद रखनी है। अब जो महत्वपूर्ण टॉपिक अपन बात कर रहे हैं, चर्चा करने वाले हैं, वो है क्रेता कंपनी की पुस्तकों में लेखांकन कैसे किया जाता है। ध्यान रखना, लेखांकन किसका? जो एजेंट के रूप में काम कर रही है उसका लेखांकन करने की अपन बात कर रहे हैं। तो क्रेता कंपनी की पुस्तकों में लेखांकन करने की कई सारी विधियां हैं। उनमें से दो मुख्य विधियां जो प्रचलित हैं, एक है
वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट के माध्यम से लेखांकन, यानी विक्रेता समायोजन खाते के माध्यम से लेखांकन करना, और दूसरी विधि है विक्रेता उचंती खाते के माध्यम से लेखांकन करना, यानी वेंडर सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से लेखांकन करना। ये दो विधियां हैं, याद रखना। पहली विधि वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट के माध्यम से लेखांकन, दूसरी विधि वेंडर सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से लेखांकन। अब इन दोनों विधियों को कंपैरेटिवली हम अकाउंटिंग के पर्पज से सीखते हैं कि दोनों विधियों में क्या अंतर है और दोनों विधियों में लेखांकन कैसे किया जाता है। देखिए, जब वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट की विधि या वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट के माध्यम से हम लेखांकन कर रहे हैं तो उस समय पर प्राप्त की गई राशि या चुकाई गई राशि और कमीशन आदि की प्रविष्टियां वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट के माध्यम से की जाती है, समायोजन खाते के माध्यम से की जाती है। कौन कौन सी? जितनी राशि प्राप्त की गई है, जितनी राशि चुकाई गई है। चुकाने वाली तो क्रेता कंपनी है, लेकिन किसके बिहाफ पे चुकाई जा रही है? विक्रेता के बिहाफ पे। इसी तरीके से प्राप्त करने वाली कंपनी, प्राप्त करने वाली तो कंपनी क्रेता कंपनी है, क्रेता कंपनी को पैसा प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो किसके लिए प्राप्त कर रही है? ये याद रखना है कि वो जो पैसा प्राप्त हो रहा है वो सारा का सारा विक्रेता का पैसा विक्रेता के लिए प्राप्त हो रहा है, जो बाद में वापस विक्रेता को एज इट इज चुका देना है। तो इस तरीके से अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट पेड की सारी एंट्री जो की जाती है वो वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट के माध्यम से की जाती है। जबकि वेंडर सस्पेंस की जो विधि है, वेंडर सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से यदि लेखांकन करना हो तो विक्रेता के देनदार, लेनदार आदि का खाता उचंती खाते के माध्यम से खोला जाता है। देखिए, इन दोनों में अंतर आ गया कि वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट के माध्यम से यदि अकाउंटिंग करनी है तो विक्रेता के देनदार और लेनदारों का खाता नहीं खोलना है, जबकि वेंडर सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से यदि अकाउंटिंग करनी है तो हमें सबसे पहले विक्रेता के देनदार और विक्रेता के लेनदार का खाता खोलना पड़ेगा, उचंती खाते के माध्यम से खोलना पड़ेगा। इसी तरीके से कम या अधिक प्राप्ति या अधिक भुगतान होने पर उचंती खाते के माध्यम से समायोजन किया जाता है। और यहाँ पर चाहे कम भुगतान हो चाहे अधिक भुगतान हो, जब हम वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट के माध्यम से एंट्री कर रहे हों तो कम या अधिक भुगतान के लिए अलग से कहीं कोई एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। केवल अमाउंट रिसीव्ड की एंट्री, अमाउंट पेड की एंट्री और कमीशन की एंट्री, 3 ही एंट्री की जाती है, जबकि हम वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट के माध्यम से एंट्री कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात जो अपन ने यहाँ पर लिखी है बहुत क्लियर, ये बात नोट करने की है, ध्यान रखने की है कि जब वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट के माध्यम से हम एंट्री कर रहे हैं तो विक्रेता के देनदार, लेनदार, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल आदि का खाता नहीं खोला जाता है, जबकि वेंडर सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से यदि एंट्री कर रहे हैं तो आपको खाता खोलना पड़ेगा। खाता खोलने के लिए एंट्री होगी वेंडर डेटर्स अकाउंट, डेप्टर अकाउंट नहीं, वेंडर्स डेप्टर अकाउंट डेबिट टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट। ये एंट्री किसकी एंट्री हुई? देनदारों का खाता खोलने की। लेकिन ये देनदार किसके हैं? विक्रेता के हैं। इसलिए इस खाते को खोलने के लिए हमने वेंडर सस्पेंस अकाउंट को काम में ले लिया। इसी तरीके से यदि लेनदारों का खाता खोलना है तो क्या एंट्री करनी पड़ेगी कि लेनदारों का खाता हमेशा क्रेडिट होता है, तो हम वेंडर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। यानी एंट्री क्या बनेगी? क्रेडिटर का अकाउंट खोलने के लिए वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स क्रेडिटर अकाउंट, इस तरीके से। तो क्या ध्यान रखना है कि जब एडजस्टमेंट अकाउंट यानी समायोजन खाते के माध्यम से एंट्री कर रहे हैं तो देनदार लेनदार का खाता खोलने की आवश्यकता नहीं है, किंतु यदि उचंती खाते के माध्यम से यानी सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से एंट्री कर रहे हैं तो खाता खोलना पड़ेगा वेंडर डेटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट
अथवा वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। अब दूसरी बात कि ये जो विक्रेता के लेनदार हैं, विक्रेता के देनदार हैं, उन देनदारों से रुपया प्राप्त होता है। ये देखिए कि विक्रेता के 50,000 रुपये के देनदार थे, उनसे 45,000 रुपये प्राप्त हुए। अब 50,000 के देनदारों से 45,000 रुपये प्राप्त हुए, यानी 5,000 रुपये उनके डूब गए। तो यदि समायोजन खाते के माध्यम से एंट्री कर रहे हैं तब तो एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट। कितने रुपए से? 45,000 रुपये से। ये जो 5,000 रुपये कम प्राप्त हुए, इसकी यहाँ पर कोई एंट्री नहीं करेंगे। जबकि सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से एंट्री कर रहे हैं, तो सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से एंट्री करते समय ध्यान रखना है कि वेंडर्स डेटर अकाउंट पहले से ही खोला जा चुका है, इसलिए वेंडर डेटर अकाउंट ये बंद होना चाहिए। तो यहाँ एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 45,000 रुपये, वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये टू वेंडर्स डेटर अकाउंट 50,000 रुपये। तो अब यहाँ देखिए, ये वेंडर सस्पेंस डेटर अकाउंट हमने खोला 50,000 रुपये, और यहाँ वेंडर डेटर अकाउंट वापस क्रेडिट कर दिया 50,000 रुपये। तो ये तो खाता बंद हो जाएगा। रुपया प्राप्त हुआ 45,000, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर भी बैंक अकाउंट डेबिट 45,000, और यहाँ वेंडर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना पड़ा है 5,000 से, क्योंकि ये हानि हो गई। अब इन दोनों विधियों को यदि देखें तो ये जो पहली विधि है वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट वाली विधि है, वो विधि अकाउंटिंग में बहुत सरल है। जबकि दूसरी विधि सरल नहीं है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि पहले खाते खोलने पड़ते हैं, फिर खाते वापस बंद करने पड़ते हैं। लेकिन यह विधि व्यवहार में अधिक प्रचलित है, और व्यवहार में प्रचलित होने के कारण से इस विधि को भी काम में लेना होता है। हमें यानी स्टूडेंट्स को दोनों ही विधियां समझनी पड़ेगी, क्योंकि आपको प्रश्न में ये कहा जा सकता है कि वेंडर सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से एंट्री करिए, तो हमें ये काम करना पड़ेगा, और अगर कुछ भी नहीं कहते हैं तो हम वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट के माध्यम से एंट्री कर सकते हैं। अब इस सारी प्रोसेस को व्यापार क्रय का लेखांकन और देनदार और लेनदारों के भुगतान की जिम्मेदारी यानी एजेंट के रूप में कार्य करने का लेखांकन, ये सारा का सारा कार्य करने के लिए एक प्रश्न लेते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन यदि नहीं समझ में आएगा तो हम सॉल्यूशन नहीं समझ पाएंगे। क्वेश्चन है कि 31 मार्च 2019 को मैसर्स प्राण एंड सिन्हा का चिट्ठा निम्न प्रकार से था। इस बैलेंस शीट में क्रेडिटर, बिल पेबल, कैपिटल, कैश, डेटर, स्टॉक, प्लांट एंड बिल्डिंग, ये सारी सूचनाएं दी हुई हैं। नीचे सूचना है कि एक्स एंड कंपनी लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2019 को उपयुक्त फर्म के व्यवसाय के देनदारों के अलावा समस्त संपत्तियों को 50,000 रुपये में क्रय किया। देनदारों के अलावा समस्त संपत्तियों को 50,000 रुपये में खरीदा। तो ये जो 50,000 रुपये है जिसमें खरीदा गया है, ये एक प्रकार से क्या हो गया? पीसी, परचेज कंसिडरेशन। देनदारों को नहीं खरीदा है, देनदारों को छोड़ देंगे। कितने के देनदार हैं? 19,000 के। 19,000 को छोड़ते हुए सारी संपत्तियां खरीद ली है क्रेता कंपनी ने। आगे देखिए प्रश्न में क्या सूचनाएं हैं कि कंपनी व्यवसाय विक्रेताओं की ओर से 3% कमीशन पर विक्रेता के देनदारों से राशि वसूल करने तथा 2% कमीशन पर लेनदारों एवं देय विपत्रों के भुगतान करने पर सहमत हुई। क्रय प्रतिफल का भुगतान 100 रुपये वाले पूर्ण प्रदत्त इक्विटी अंशों में किया जाएगा। 31 अगस्त 2019 को ज्ञात हुआ कि विक्रेता के देनदारों से 15,000 वसूल हुई और 830 रुपये का बट्टा दिया गया एवं 1140 रुपये डूब गए। इसके अलावा पुराने वाद की क्षतिपूर्ति के रूप में 4500 रुपये प्राप्त हुए। यह राशि देनदारों में शामिल नहीं थी। विक्रेता के लेनदारों का 340 रुपये के बट्टे पर एवं देय विपत्रों का पूर्ण भुगतान कर दिया गया। उपरोक्त व्यवहारों के लिए कंपनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां कीजिए।
तथा यह भी बताइए कि विक्रेता को कितनी राशि देनी या लेनी है, जबकि विक्रेता समायोजन खाते के माध्यम से लेखांकन किया जाए अथवा विक्रेता उचंती खाते के माध्यम से लेखांकन किया जाए। तो ये प्रश्न है हमारे पास। अब इस प्रश्न को देखने से ये पता चल रहा है कि आपको कैसे हल करना है। दोनों ही विधियों से हल करना है। व्यापार क्रय की प्रविष्टियां भी यहाँ पर करनी हैं और विक्रेता समायोजन खाते के माध्यम से और विक्रेता उचंती खाते के माध्यम से भुगतान और वसूली का जो कार्य है वो भी हमें दिखाना है। याद रखना है कि जो संपत्तियां खरीदी गई उनमें देनदार नहीं खरीदी गई, जो दायित्व जो हैं उनमें से कुछ भी कंपनी ने नहीं खरीदा है, बल्कि उनको भुगतान करने की जिम्मेदारी ली है। और जिम्मेदारी के लिए कमीशन कितना मिलेगा क्रेता कंपनी को? 3% कमीशन। किसका? विक्रेताओं के देनदारों से राशि वसूल करने का। यानी जितनी अमाउंट रियलाइज हुई, आगे यहाँ पर सूचना है हमारे पास कि 15,000 रुपये तो एक वसूल हुए, दूसरी राशि 4,500 रुपये वसूल हुए, तो टोटल 19,500 रुपये वसूल हुए। इस पर 3% कमीशन। इसी तरह 2% कमीशन लेनदारों एवं देय पत्रों के भुगतान का। तो भुगतान कितना किया गया है कि लेनदारों को 340 रुपये के बट्टे पर भुगतान किया गया है। तो जो कुल लेनदार थे, कुल लेनदार कितने हैं? कंपनी के कुल लेनदार हैं 7,000 रुपये। ये 7,000, और इन 7,000 रुपये का भुगतान कैसे किया गया है? बट्टे पर किया गया है, 340 रुपये के बट्टे पर। तो 7,000 में से 340 रुपये बट्टा काट करके वापस चुका देंगे। देय विपत्रों का पूरा भुगतान कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। अब इसका क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे, अकाउंटिंग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। दो अपन यहाँ पर विक्रेता समायोजन खाते के माध्यम से जब एंट्री की जाए तो क्या करेंगे, और उचंती खाते के माध्यम से एंट्री करें तो क्या करेंगे। ये दोनों कंपैरेटिव ले रहे हैं, आपको अलग अलग हल करना है, लेकिन अपन सामने सामने हल करके देख रहे हैं ताकि आपको यह पता चले कि दोनों विधियों में क्या अंतर है। सबसे पहले देखिए, ऊपर हेडिंग लिखना है, इन द बुक्स ऑफ XY कंपनी, यानी क्रेता कंपनी की पुस्तकों में हमें लेखांकन करना है। सबसे पहली एंट्री करते हैं व्यापार क्रय के लिए। तो व्यापार क्रय के लिए सिंपल एंट्री, जो संपत्तियां खरीदी उनको डेबिट कर देंगे, जो दायित्व खरीदे उनको क्रेडिट कर देंगे। टू वेंडर कंपनी, तो यहाँ संपत्तियां हैं कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ये सारे के सारे हमने यहाँ पर लिख दिया है कि पुस्तक मूल्य, किस मूल्य पर कौन सी संपत्ति खरीदी ये नहीं पता है। संपूर्ण संपत्तियों को 50,000 रुपये में खरीदा है तो ये 50,000 रुपये तो परचेज कंसिडरेशन है। तो कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ये आ गया आपके पास। बैलेंस शीट में लिखे हुए मूल्य, कैश 12,000, स्टॉक 14,000, प्लांट 8,000, बिल्डिंग 12,000। टू मैसर्स प्राण एंड सीना परचेज कंसिडरेशन की राशि 50,000। अब जब इनका टोटल देखते हैं तो ये 4,000 रुपये आपके पास कम पड़ रहा है डेबिट में, और डेबिट में जो राशि कम पड़ती है वो अपन गुडविल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। तो ये गुडविल अकाउंट 4,000 रुपये डेबिट कहाँ से आया? ये परचेज कंसिडरेशन का अधिक है, यानी ये क्रेडिट में 50,000 रुपये राशि अधिक है। डेबिट में आया है 12 + 14 + 8 + 12 यानी 46,000, जबकि क्रेडिट में आया 50,000। तो कम राशि जो डेबिट में पड़ रही थी उसको गुडविल अकाउंट में डेबिट कर दिया है। अब चाहे हम वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट के माध्यम से एंट्री करें, चाहे वेंडर सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से एंट्री करें, ये जो पहली एंट्री है व्यापार क्रय वाली, ये इस एंट्री में कहीं कोई चेंज नहीं होगा। अर्थात ये कि ये एंट्री दूसरी स्थिति में भी हो जाएगी यदि हमें वेंडर सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से एंट्री करनी हो। दूसरी एंट्री करते हैं परचेज कंसिडरेशन के भुगतान करने पर। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ था, अभी अपन बात कर रहे थे कि सारा क्रय प्रतिफल इक्विटी शेयर में चुकाना है। तो एंट्री कर देंगे मेसर्स प्राण एंड सिन्हा अकाउंट डेबिट 50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इस तरीके से भुगतान की एंट्री, और इस भुगतान की एंट्री में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा
भले ही हम वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट के माध्यम से एंट्री करें और भले ही हम वेंडर सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से एंट्री करें। अगली एंट्री देखते हैं। ये दूसरी एंट्री अपन कर चुके हैं पहले ही। दूसरी एंट्री परचेज कंसिडरेशन चुकाने की। 3 नंबर एंट्री विक्रेता के देनदारों से राशि वसूल करने की जिम्मेदारी लेने पर, जब वसूल करने की जिम्मेदारी ले ली तो वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट में कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जबकि वेंडर सस्पेंस अकाउंट वाली विधि में आपको देनदारों का खाता खोलना पड़ेगा और खाता खोलने के लिए वेंडर डेटर अकाउंट डेबिट टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट 19,000 रुपये, ये खाता खोलने की एंट्री। इसी तरह लेनदारों एवं बिल पेबल के भुगतान की जिम्मेदारी लेने पर एडजस्टमेंट वाली विधि में कोई एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, जबकि सस्पेंस अकाउंट वाली विधि में आपको एंट्री करनी पड़ेगी। वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर क्रेडिटर अकाउंट टू वेंडर बिल पेबल अकाउंट 7,000 और 4,000, ये अकाउंट खोलने की एंट्री कर लेते हैं। अगली एंट्री नंबर 5। एंट्री नंबर 5 विक्रेता के देनदारों से वसूली होने पर, यदि एडजस्टमेंट अकाउंट वाली विधि है तो वसूल होने पर सीधी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर एडजस्टमेंट। कितने वसूल हुए? 15,000, तो 15,000। जबकि वेंडर सस्पेंस अकाउंट वाली विधि में देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 रुपये वसूल हो गए टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1,970 रुपये, ये 1,970 रुपये देखिए, 830 रुपये तो छूट दे दी और 1,140 रुपये डूब गए जो प्राप्त नहीं होंगे। ये 1,970 रुपये का नुकसान हो गया, लेकिन नुकसान किसका है? वेंडर यानी विक्रेता का है, इसलिए विक्रेता के उचंती खाते में डेबिट कर दिया। दोनों को जोड़ करके टू वेंडर्स डेटर अकाउंट। अब फिर एक बार अपन रिपीट करते हैं बात कि ये 1,970 रुपये का जो नुकसान है, इसकी एंट्री सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से एंट्री कर रहे हैं, तब तो 1,970 रुपये का लेखा होगा। लेकिन यदि हम वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट के माध्यम से एंट्री कर रहे हैं तो ये 1,970 रुपये यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखे जाएंगे, केवल शुद्ध प्राप्त की गई राशि 15,000 रुपये का लेखा होता है। इसी तरीके से अगली एंट्री नंबर 6 क्षतिपूर्ति, यानी जो विक्रेता की पुस्तकों में लिखे हुए नहीं थे वो राशि प्राप्त हो गई, तब भी यहाँ पर एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट। लेकिन यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको कि बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट, पहले ये एंट्री करनी पड़ेगी। उससे पहले आपको खाता खोलना पड़ेगा कि ये राशि कहाँ से आ रही है, कि पुस्तकों में जो राशि नहीं लिखी हुई थी उसकी आ रही है, तो वो वेंडर सस्पेंस अकाउंट में आ जाएगा। अगली 7 नंबर एंट्री लेनदारों को चुकाने के लिए, लेनदारों को 7,000 में से 340 रुपये के बट्टे पर भुगतान किया 6,660 रुपये और बिल पेबल का पूरा भुगतान कर दिया 4,000। इस तरीके से 10,660 रुपये चुकाने की एंट्री, जबकि हम एडजस्टमेंट के माध्यम से एंट्री कर रहे हैं तो सीधी एंट्री कर देंगे वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,660। ये 10,660 कहाँ से आए, समझ में आ गए? बिल पेबल के और लेनदारों के। यदि सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से एंट्री कर रहे हैं तो वेंडर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, वेंडर बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री 7,000 और 4,000 टू बैंक अकाउंट, कितना? 10,660, और बाकी जो बचा रहेगा वो सारा हम वेंडर सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। देखिए अगली जो एंट्री है, कमीशन देय होने पर वसूली गई राशि का 3%, भुगतान की गई राशि पर 2%, ये हमें प्रश्न में सूचना थी। कुल वसूली गई राशि 15 + 4,500 यानी 19,500 का 3% 585 रुपये। कुल भुगतान की गई राशि 10,660 का 2% 213। कुल कमीशन 798 रुपये क्रेता कंपनी को वसूल करना है, यानी लेना है। किससे? विक्रेता से। तो वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कमीशन 798 रुपये, लेकिन सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से एंट्री कर रहे हैं तो वेंडर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन। दोनों में अंतर क्या आ गया? जिस खाते के माध्यम से एंट्री कर रहे हैं उसी खाते को डेबिट कर देंगे। एडजस्टमेंट खाते के माध्यम से एंट्री कर रहे हैं
तो एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से एंट्री कर रहे हैं तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट। देन विक्रेता की ओर से वसूली गई राशि कुल 19,500 है, भुगतान किया है 10,660, कमीशन की राशि कंपनी काट लेगी 798। इस तरीके से जो शेष बच गया 19,500 माइनस 10,660 माइनस 798, जो शेष बच गया 8,042 रुपये। ये 8,042 रुपये जो हैं वो विक्रेता को चुकाने हैं, अर्थात क्रेता कंपनी ने विक्रेता की तरफ से 8,042 रुपये ज़्यादा वसूल कर लिए हैं, वो उसे चुकाएगी। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है कि विक्रेता के कुल जो देनदार थे वो देनदार 19,000 थे, और 19,000 में से विक्रेता के देनदार 19,000 थे, जिसमें से 15,000 तो वसूल हो गए। 1,970 रुपये का बट्टा दे दिया, मतलब अब दोबारा बट्टा और छूट दे दी, मतलब दोबारा उनसे पैसा नहीं मांगा जाएगा। अतः 19,000 में से 15,000 और 1,970 रुपये घटा देंगे, बाकी बच गए 2,030 रुपये। ये 2,030 रुपये शेष देनदार हैं, अर्थात डेटर अकाउंट का बैलेंस है, और इन शेष देनदारों से भविष्य में राशि वसूल की जाएगी, और वसूल करने के पश्चात कंपनी द्वारा अंतिम हिसाब किया जाएगा। यानी ये 8,042 रुपये अभी चुकाने नहीं हैं, 8,042 रुपये क्रेता कंपनी के पास अभी पड़े रहेंगे। कब तक? जब तक ये शेष वसूली करके कार्य पूरा नहीं हो जाता। उसके बाद अपना कमीशन काट करके और जो पैसा बचेगा कंपनी के पास वो विक्रेता को चुका दिया जाएगा। तो इस तरीके से आज के इस लेक्चर में हमने प्रश्न भी हल कर लिया, और प्रश्न के माध्यम से क्या बातें सीख ली कि व्यापार क्रय का लेखांकन कैसे होता है। यदि क्रेता कंपनी विक्रेता की ओर से वसूली और भुगतान करने का कार्य एजेंट के रूप में कार्य करे तो किस प्रकार से लेखांकन करते हैं। वेंडर एडजस्टमेंट अकाउंट और वेंडर सस्पेंस अकाउंट के माध्यम से अकाउंटिंग करते समय क्या बेसिक डिफरेंस होता है, क्योंकि जब तक डिफरेंस को ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक अकाउंटिंग का वर्क हम समझ नहीं पाएंगे। तो एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, व्यापार क्रय के इस दूसरे लेक्चर में आज अपन इतनी बात करेंगे। व्यापार क्रय के चैप्टर का एक हिस्सा अभी बच रहा है और वो है विक्रेता द्वारा गारंटी। तो विक्रेता द्वारा गारंटी से संबंधित लेखांकन और गारंटी से संबंधित कॉन्सेप्ट समझने के लिए अपन एक और लेक्चर की बात करेंगे, एक और लेक्चर में बात करेंगे, और वो उस लेक्चर का नाम रखेंगे एक्विजिशन ऑफ बिजनेस पार्ट 3। तो आप लोग लेक्चर अटेंड करना नहीं भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ज़रूरी है। थैंक यू। आज इतनी बात करते हैं। थैंक्स।